हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको क्लास 10 गणित में अध्याय नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 2 हम कराएंगे, अर्थात बहुपद। इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स में स्टूडेंट वैसे हम क्लास 9th में भी इसे पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो वहां से क्लास 9th की कुछ बातें लेते हुए, दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जब तक हमें बेसिक नहीं मालूम होगा कि बहुपद किसे कहते हैं, है ना, सब तरीके से बहुपद की परिभाषा, की बहुपद में कितने कितने टर्म्स होते हैं, है ना, तो उनको हम पढ़ते हुए फिर अपने अभ्यास पर आगे यहां से बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये पढ़ना होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। आपने वर्ड सुना होगा बीजीय व्यंजक। तो स्टूडेंट, बीजीय व्यंजक की जो परिभाषा लिखी है बहुत ही आसान तरीके से, इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे कि कुछ निश्चित चर, आप जानते होगे स्टूडेंट की आपको क्लास 9th में चर और अचर के बारे में बताया गया होगा। ठीक है, तो वहां से हम क्या बोलते हैं, कुछ निश्चित चर एवं अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाजन की संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ, जैसे यहां पर हमने एक उदाहरण लिया है 2x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10। इसमें देखिए ये चर जो यहाँ पर जो प्रयुक्त हुआ है वो x है। देखिए x प्रयुक्त हुआ है। ठीक, और अचर कौन है, अचर राशियां हैं इसमें हमारी, जैसे 10 है, 3 है, 4 है, 2 है, ये सब कैसी हैं, अचर हैं। ऐसे यहाँ पर 3x स्क्वायर, है ना। तो अब इसमें साथ लिखा कि योग, मतलब इसमें देखो योग भी हो रहा है, अंतर भी हो रहा है ना, और आपका भाजन भी यहाँ पर हो सकता है ना। तो इस तरीके का जो ये व्यंजक बना हुआ है यही हमारा क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। आगे समझ में, मतलब इस तरीके का आपका कोई भी पद कहीं पर दिखाई दे तो वो आपका एक बीजीय व्यंजक ही कहलाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं स्टूडेंट की बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें चरों की घात धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि ऐसा व्यंजक जिसमें चरों की घात धन पूर्णांक हो, बहुपद कहलाता है। तो बहुपद को हम किस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर, तो बहुपद का देखिए मानक रूप जो अपने लोगों ने यहाँ लिखा है, यहाँ वो इस तरीके से लिखा है कि निम्नलिखित रूप का प्रत्येक फलन अथवा बीजीय व्यंजक, इसको स्टूडेंट देखिए हम फलन भी कह सकते हैं, है ना, अथवा बीजीय व्यंजक चर x का बहुपद कहलाता है। किस तरीके का, इस तरीके का, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसको हमने यहाँ पर जनरलाइज करके लिखा है आगे कि an x की पावर n। तो स्टूडेंट बात आती है कि सर यहाँ पर a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an ये कौन है, तो लिखा है जहां a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट an वास्तविक संख्याएं हैं, है ना। ये क्या है स्टूडेंट, वास्तविक संख्याएं, और हम वास्तविक संख्याएं चैप्टर नंबर 1 में सीख कर आए, है ना, वो हम अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर an जो है स्टूडेंट, जो an है ना, ये किसके बराबर नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर, तथा n ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब n ऋणात्मक नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो n होगा वो ऋणात्मक नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपद के लिए यहाँ पर हमने पढ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन वास्तविक संख्याओं को किस नाम से जानते हैं उसको भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं। वास्तविक संख्याओं a0 a1 a2 a3 an को बहुपद के गुणांक कहते हैं। इसे हम स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे, बहुपद के गुणांक पढ़ेंगे या फिर कोफिशिएंट पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर आती है कि बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होता है। जैसे चर x की बहुपद को px या फिर qx या फिर rx इत्यादि से निरूपित किया जाता है। हम इसमें से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर जैसे हमने उदाहरण दे दिया, ये एक तरीके से बहुपद हमने लिख लिया कि 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3,
ये आपका बहुपद लिखा हुआ, इसको एक प्रदर्शित करने का तरीका हमने लिख लिया, वो लिख लिया px के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही स्टूडेंट इसको हमने देखी, ये एक हमारा बहुपद है और इस बहुपद को प्रदर्शित करने का तरीका एक नया हमने एक प्रतीक मान लिया, वो हमने मान लिया यहाँ पर qx। ठीक है, ऐसे ही ये rx है हमारा। ठीक है, तो rx को भी हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया कि rx बराबर 3x स्क्वायर माइनस प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 3। तो ये भी क्या है, एक तरीके से हमारा प्रदर्शित करने का ही तरीका है। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर इस तरीके से इनको लिख सकते हैं। फिर आती है स्टूडेंट की बहुपद का मानक रूप क्या होता है ना, बहुपद का मानक रूप। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि बहुपद को चरों की घातों के आरोही क्रम अथवा अवरोही क्रम में लिखना बहुपद को मानक रूप में लिखना कहलाता है। ठीक है, जैसे यहां पर स्टूडेंट एक हमने उदाहरण ले लिया इस तरीके से, हमने उदाहरण लिया है कि बहुपद 6y की पावर 3 माइनस 5y प्लस 3 माइनस 7y स्क्वायर। इसमें देखिए यहाँ पर पावर कितनी है, 2। यहाँ पर देखिए कितनी, 1 है। फिर यहाँ पर देखिए 0 है, क्योंकि 3 में जो y का गुणांक होगा वो सॉरी ये 3 होगा, इसका गुणांक क्या होगा, y की पावर 0, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आगे पीछे लिखे गए हैं, ये ना तो अवरोही में है और ना ही आरोही में। तो इनको हमने ऐसे लिखा मानक रूप। कैसे, एक तो हमारा हो सकता है 6y की पावर 3 माइनस 7y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3। इसी वाले बहुपद को हमने इस तरीके से लिखा। अब आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले है यहाँ पर हमने इस बहुपद की बड़ी पावर लिखी है, फिर इससे छोटी पावर लिखी है, मतलब ये y स्क्वायर वाला पद लिख लिया हमने, है ना यहाँ पर। और ये फिर माइनस के 5y हमने यहाँ लिख लिए, और यहाँ पर ये बाद का जो पद बचा ये हमने यहाँ लिख लिया। तो एक तरीके से आपने देखा ये कैसा, एक तरीके से घटता हुआ क्रम है, और ये घटता हुआ क्रम में है, तो ये हमने पावर की अवरोही क्रम में इसको हमने लिख लिया। तो ये भी इसका क्या कहलाएगा, ये मानक रूप होगा। या इसको हम अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने नीचे लिखा है। क्या लिखा है, ये देखो 3 पहले, मतलब छोटी पावर इसकी हमने पहले लिख ली, फिर माइनस 5y, क्योंकि यहाँ पर एक पावर होगी, फिर यहाँ पर 2 लिख ली, फिर यहाँ पर 3। तो ये क्या होगी, एक तरीके से आरोही पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो बहुपद का ये मानक रूप होगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जब तक हमें बेसिक नहीं मालूम होगा तब तक जो है हम एक्सरसाइज अगर करेंगे तो वहां हमें दिक्कत होगी, है ना, अभ्यास करेंगे तो। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट इन चीजों को बहुत ही आसान तरीके से हमें यहाँ पर पढ़ना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है ना। तो इसमें हमने लिखा है कि किसी बहुपद में चर के सबसे बड़े घात वाले पद के घातांक को उस बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, जैसे बहुपद की घात बराबर लिखा है हमने चर के सबसे बड़े घात वाले पद का घातांक। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम याद रखेंगे, आगे चल के जब हम अभ्यास करेंगे तो वहां पर भी इसको हम यूज में रखेंगे। ठीक है, फिर आती है स्टूडेंट हमारे पास बात बहुपद के प्रकार। ठीक है, इन बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने इनको 2 प्रकार से यहाँ पर डिसाइड किया है। देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि पदों की संख्या के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लिखा है हमने एक पदी बहुपद। ठीक है, इन एक पदी बहुपद ये क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, एक पदी या फिर मोनोमियल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये किस तरीके का होगा, ये कुछ आपको इस तरीके से यहाँ दिखेगा। उदाहरण लिया है कि जैसे 5x स्क्वायर 3x की पावर 3 फिर x इत्यादि, मतलब एक ही पद हो जिसमें, है ना, कि ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो। तो इसमें देखिए सभी में एक ही पद है, तो इस तरीके का ये हमें यहाँ से एक पदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, फिर हो सकता है हमारा द्विपदी बहुपद, है ना। इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे,
द्विपदी बहुपद कि ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी अर्थात बाइनोमियल कहलाता है। एक ही बात है ना। तो यहां पर हमने उदाहरण लिख रखा है, जैसे 5x+2, इसमें देखिए दो पद हैं। ऐसे 3x² + 5x, इसमें भी देखिए 3x² एक अकेला पद है और 5x एक अकेला पद है। लेकिन इसमें कुल मिला के कितने पद है? ये दो पद है, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही इसमें देखिए 4y3x² - 2x, इसमें भी देखिए दो पद हो गए, एक पद ये माना जाएगा और एक पद -2x माना जाएगा। ऐसे 3x/2 - 5, ये भी, इसमें भी कितने पद हैं? दो पद। इत्यादि तरीके के हमारे ये होंगे क्या? द्विपदी बहुपद होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा त्रिपदी बहुपद। ये कैसा होगा? देखिए इसी में, इसमें लिखा है त्रिपदी, तो इसका मतलब ऐसे ही आप अपने आप बता दोगे इसे, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, त्रिपदी या फिर ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है ना। तो इसको देखिए यहां पर हमने उदाहरण लिया है, उदाहरण में देखो लिखा है कि x² 5x + 6, इसमें देख कितने पद हैं? 1 2 3। ऐसे x³ + 2x² - 5, इसमें भी कितने पद हैं? 3। ठीक है, ऐसे 4x³ + 2x - 3, इसमें भी कितने पद हैं? 3, 1 2 3। तो इस तरीके के बहुपद हमारे त्रिपदी बहुपद कहलाएंगे। स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा? एक एक बात को आप जो है नोट करके चलें। ठीक है, जब हम नोट करेंगे और हमारे पास लिखे होंगे तब हमको याद करने में भी आसानी होगी और हम जो है उनको मेमोराइज रखेंगे। ठीक है, फिर आता है स्टूडेंट हमारा शून्य बहुपद, है ना। शून्य बहुपद देखिए स्टूडेंट, एक नंबर में आ जाता है विकल्प एग्जाम में कि इस शून्य बहुपद किसे कहते हैं, तो वहां पर लड़के अक्सर के इसको गलत कर लेते हैं। ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है, एक बात और है यहां पर नोट करके हमने लिखी है कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, शून्य बहुपद की घात क्या है? यहाँ पर परिभाषित नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमने कुछ उदाहरण लिया, जैसे उदाहरण जैसे px = 0 लिख दिया हमने। ये जीरो किस किस तरीके से हो सकता है? देखिए 0 × x² -0 × x +0, क्योंकि इन सबको जीरो से क्या करोगे? गुणा, और फिर इनको योग करोगे, घटाओगे, तो क्या आना चाहिए? जीरो ही आएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर 0 × x² है, 0 × x है आपका +0 है, तो इन सब का उत्तर क्या आएगा? जीरो ही आएगा। तो ये क्या कहलाएगा? आपका शून्य बहुपद होगा। शून्य बहुपद को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात आती है कि शून्य बहुपद के सभी गुणांक क्या होते हैं? जीरो होते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर लिखा है ना, शून्य बहुपद के जो भी गुणांक होंगे, इन x के जो गुणांक होंगे वो सब क्या होंगे? जीरो होंगे, जैसे 0 0 0, है ना। ऐसे दूसरा हमने लिया है, जैसे यहाँ पर लिख रखा है px = 0, यहाँ पर इसको ले सकते हैं 0 × x⁴ +0 × x² - 0 × x +0, इन सब की गुणा करोगे और योग करोगे तब भी क्या आएगा? आपका उत्तर जीरो आएगा। और यहाँ पर देखिए फिर हमने लिया है px = 0, फिर 0 × x⁶ +0 × x⁵ +0 × x⁴, तो इस तरीके से सभी गुणांक क्या हो गए? जीरो। अब बात यहाँ लिखिए कि शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब वो स्टूडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, क्योंकि जब गुणांक ही उसका जीरो है, किसी की पावर की जो गुणा है, मतलब जो गुणांक है वही जीरो है, तो उस पावर का फिर कोई महत्व नहीं रहेगा। जैसे यहाँ पर x² था इंटू में 0 × x², तो ये जीरो चाहे इसमें कितनी भी पावर लगा दो वो भी आपका क्या करेगा? जीरो करेगा, है ना। तो आपको यहाँ पर कोई भी पावर जो है आपको परिभाषित दिखाई नहीं देगी, यहाँ पावर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो अर्थात इसको हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं कि शून्य बहुपद का कोई घात नहीं होता है। ठीक है, एक नंबर का आपका यहाँ से भी आपका प्रश्न बन जाता है। ठीक है, विकल्प में। तो स्टूडेंट इसको जो है आप बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करते रहें, जिससे आपको कोई भी बात जो है समझने से परे नहीं रहे। ठीक है, आप इनको नोट करते रहें अच्छे से।
तो स्टूडेंट अब तक जो अपने लोगों ने सीखा कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, अपने लोगों ने सीखा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, इस तरीके की सीखे। अब अपने लोग सीखेंगे घातों के आधार पर बहुपद किस प्रकार के हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने लिखा है घातों के आधार पर बहुपद निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कैसे? सबसे पहले देखिए रैखिक बहुपद, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं, है ना। ऐसा बहुपद जिसकी घात एक होती है रैखिक बहुपद अर्थात लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब है इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो ax प्लस बी लिखेंगे, है ना। यहां पर देखिए ये लीनियर यानी रैखिक जब ही होगा जब ये x का गुणांक यानी x की पावर देखिए कितनी है, यहाँ पर एक है, अरे x की पावर एक है ना, तो x का गुणांक क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर होगा, रैखिक होगा अर्थात नहीं होगा, है ना। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर आता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक, अब बात आती है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी घात तो दो होती है, द्विघात अर्थात क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसको अगर हम देखा जाए तो व्यापक रूप में इस प्रकार से हमने लिख लिया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहां पर भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों? तुम इसको लिख रहे द्विघात बहुपद, अगर ये ए जीरो हो गया तो ये पूरा पद जीरो हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला पद जीरो हो जाएगा, उस समय ये द्विघात नहीं कहलाएगा, अर्थात ए जीरो नहीं हो सकता इस कंडीशन में। तो हमने इसको व्यापक रूप में यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक, पसंद आ रहा होगा। ठीक है, आगे हमने लिखा है त्रिघात बहुपद। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात तीन होती है त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको अगर देखा जाए तो व्यापक रूप में हमने ऐसे लिखा कि ax की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यहां पर भी देखिए स्टूडेंट हमने लिखा है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो a है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिख रहे हैं हम त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात जब ही होगा जब जो त्रिघात वाला पद कौन सा, नहीं ए एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का गुणांक कौन है, ए, तो ए क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये पद जीरो हो जाएगा ना, ये वाला जीरो हो जाएगा तो फिर ये आपका एक तरीके से द्विघात बन जाएगा, तो वहां पर त्रिघात परिभाषित नहीं होगा। तो त्रिघात को परिभाषित होने के लिए जो यहाँ पर ए ले रखा है अपने वास्तविक संख्या, ये क्या नहीं होना चाहिए, शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर ऐसे ही हम इसको पढ़ते चतुर्घात बहुपद। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसकी पावर कितनी होती है, चार होती है, तो ये हमारा चतुर्घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से व्यापक रूप में लिखा कि ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। यहां पर भी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तभी ये चतुर्घात बहुपद होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसको घातों के आधार पर और पदों के आधार पर आपने बहुपदों के प्रकार को यहाँ पर समझा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपसे कोई पूछे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको ये जवाब दे सकते हो कि आप किस प्रकार से पूछ रहे हैं। ठीक है, पदों के आधार पे पूछ रहे हो या फिर घातों के आधार पे पूछ रहे हो। ठीक है, तो हर तरीके से आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान, मतलब यहां हमें क्या निकालना है, दिए गए बिंदु पर बहुपद का मान। एक किस तरीके से निकलता है, इसको हमने यहां लिखा है स्टूडेंट कि यदि px चर x में कोई बहुपद हो, कोई हो सकता है, तथा वास्तविक संख्या a हो, तो px में x का मान प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त संख्या px का x बराबर a पर मान कहलाती है। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा स्टूडेंट। ठीक है, एक हम इसको उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यहां पर एक उदाहरण लिया। उदाहरण कैसे लिया, हमने लिख दिया कि यदि px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तब x बराबर 2 पर इसका मान, इसका मतलब ये px का मान कितना होगा। ठीक है सुन, तो हम क्या करें, यहां पर लिखा है कि px में x का मान प्रतिस्थापित रखने पर प्राप्त संख्या px का x बराबर 1 पर मान कहलाती है।
तो इस px में हम क्या कर दें, x बराबर 2 रख दें, है ना। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हमें जो दिया है स्टूडेंट px बराबर कितना 5x² माइनस 3x प्लस 2, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या कर दें, यहां लिख लें उपरोक्त में x बराबर 2 रखने पर या फिर प्रतिस्थापित करने पर एक ही बात है। यहां पर हमने जैसे ही x बराबर 2 रखेंगे, देखिए तो यहां रखोगे तो P2 मिलेगा, ये P2। ठीक है, यहां रखोगे तो 5 हमारा अचर है, x की जगह 2 रखोगे, स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर लगा दो, माइनस 3 गुणा 2 प्लस 2 हमारा ये लिखा हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 5 ज्यों का त्यों, 2 का वर्ग कितना 4, 3 दूनी 6 और ये प्लस का 2 ज्यों का त्यों। ठीक है स्टूडेंट, 5 चौक 20 हुआ, माइनस के 6 प्लस के 2, 20 और 2 कितने होते हैं, देखिए प्लस के आपने जोड़ ली, 20 और 2 22, 22 में से 6 के तो कितने बचे 16 बचा। यहाँ पर स्टूडेंट कितना बचा, तो हमारा ये P2 निकल के आया, वो कितना निकल के आया 16। तो स्टूडेंट यही जो 16 होगा ना, यही क्या कहलाएगा x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर इस px का मान कहलाएगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, इस पद का मान बोलेंगे, जो हमें यहाँ पर दे रखा था कि सर px बराबर ये है, तब x बराबर 2 पर इसका मान कितना होगा 16 होगा, यानी 16 होगा। तो यही क्या कहलाएगा, हमारा आंसर होगा ना। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एक एक बात को आप नोट करते रहें, ताकि आपको आने वाले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं हो, कोई परेशानी नहीं। अब हम सीखते हैं स्टूडेंट यहाँ पर कि अचर बहुपद क्या होता है ना। तो अचर बहुपद जिसमें चर की घात शून्य होती है, अचर बहुपद कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि px बराबर 5, तो हम जानते हैं स्टूडेंट किसी भी संख्या के गुणा में एक तो होता ही है, तो यहाँ पर px बराबर 5 लिखा हुआ है। आप कहो सर यहाँ पर तो 5 है, इसमें तो x है ही नहीं, तो ये बहुपद ये किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर हम एक को ले सकते हैं x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर x की पावर 0 बराबर होता है 1, तो इस हम 1 की जगह हम x की पावर 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। ऐसी लिखा हमने जैसे कि py बराबर 2, तो ये भी क्या एक तरीके से अचर बहुपद है, क्योंकि 2 के गुणांक में 1 होगा, तो 1 को ले सकते हैं y की पावर 0, और y की पावर 0 कितना होता है 1, तो इस एक तरीके से ये जो बहुपद आपको दिख रहा है py बराबर 2, ये अचर बहुपद है ना। तो इस तरीके से आपको अचर बहुपद के बारे में ये पता चला। ठीक है स्टूडेंट, फिर होता है स्टूडेंट हमारा बहुपद के शून्यक। ये क्या होते हैं, बहुपद के शून्यक। अब देखिए स्टूडेंट, बहुपद के शून्यक को पढ़ने के लिए हम इसकी सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं कि होता क्या है। यहां लिखा है कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक हमने बहुपद ले लिया यहाँ पर px बराबर 2x माइनस 2, यानी px बराबर 2x माइनस 2, इसमें हमने क्या रखा x बराबर 1 रखते हैं, मतलब इसमें x बराबर 1 रखेंगे तो मिलेगा, देखो p1 2 गुणा 1 माइनस 2, मतलब ये कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 से 2 कट गया, क्या बचा उत्तर मिला हमारे लिए p1 बराबर 0। मतलब हमने रखा गया था यहाँ पर, हमने सर यहाँ पर रखा था कि x बराबर 1, तो इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर बहुपद का मान क्या मिला हमें 0, तो इसका मतलब ये है कि x बराबर 1 बहुपद px बराबर 2x माइनस 2 का एक शून्यक होगा। तो इसका मतलब है जिस बिंदु पर या जिस मान पर अगर हम उस बहुपद के मान को 0 कर दें, तो वही उसका मान क्या कहलाएगा शून्यक होगा। यानी x बराबर 1 पर ये क्या हो रहा था 0, तो जो 1 होगा वही क्या कहलाएगा दिए गए बहुपद का शून्यक होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से हम शून्यक निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हमें ग्राफ दे दिए जाए, तो हम ग्राफ को देखकर बहुपद किस शून्यक किस तरीके से निकालेंगे।
तो यहां पर हमने लिखा है ग्राफ देखकर शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, कि अगर हमने किसी भी बहुपद का ग्राफ देखा, उस ग्राफ को देखकर ही हम बता सकते हैं कि उसके शून्य कितने होंगे, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट स्टूडेंट यहां पर लिखा है हमने कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है अर्थात काटता है, तो शून्यकों की संख्या 1 होगी। देखो क्वेश्चन कितना आसान है, ठीक है। यदि एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। आगे चल के हम एक उदाहरण लेंगे जिससे आपको और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट लिखा है हमने, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है, बिल्कुल जैसे ही, कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या 2 होगी, ठीक। ऐसे ही तीसरा पॉइंट हमने लिख रखा है यहां पर कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, कितने पर, 3 बिंदुओं पर, तो शून्यकों की संख्या 3 होगी, ठीक है फ्रेंड। ऐसे ही फिर हमने एक तरीके से जनरलाइज यहां पर लिखा कि यदि ग्राफ एक्स अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो शून्यकों की संख्या n हो सकती है, मतलब कितने शून्य हो सकते हैं, वहां पर n शून्यक हो सकते हैं। बात समझ में आई। यदि वो ग्राफ n कोई एक संख्या है यहाँ पर, अब ये संख्या कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर अगर वो ग्राफ एक्स अक्ष को n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, n हो सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस बात को आपने स्पष्ट तरीके से लिखा। और अच्छा, एक पॉइंट हमने और लिखा है आखिरी यहां पर कि यदि ग्राफ, क्या लिखा है, यदि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो याद रखना स्टूडेंट, तो शून्यकों की संख्या 0 होगी अर्थात 0 होगी, ठीक है। यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो आप ये कह सकते हो कि वहां पर शून्यकों की संख्या क्या होगी, 0 होगी, मतलब कोई भी शून्यक वहां नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर ये पढ़ा कि सर अचर बहुपद क्या होते हैं, है ना, और हमारे शून्यक क्या होते हैं, है ना। इसमें हमने यहाँ पर पढ़ा कि सर अचर बहुपद, ठीक है, अचर बहुपद। और जिस स्टूडेंट याद रखना कि आपको अचर बहुपद है तो अचर बहुपद की जो पावर होती है वो हमेशा कितना होती है, वो होती है 0, ठीक है। मतलब अचर बहुपद की पावर 0 होती है, लेकिन शून्य बहुपद की पावर परिभाषित नहीं है, इस बात को हमने आपको बता रखा है। फिर हमने लिख लिया कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, आपने कहा कि चर का वह मान जिस पर बहुपद का मान 0 हो जाए, ठीक है, ये हो गया। फिर हमने देख लिया कि सर ग्राफ को देखकर शून्यकों की संख्या, अगर ग्राफ किसी बिंदु पर एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट करता है तो उसकी शून्य की संख्या 1 होगी, 2 पर काटता है तो 2 होगी, 3 पर काटेगा प्रतिच्छेद करेगा 3 होगी, अगर वो 4 पर काटेगा तो 4, ऐसी n पर काटेगा तो n हो सकती है। अगर वो ग्राफ एक्स अक्ष को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या उसमें क्या होगी, तो 0 होगी, मतलब 1 भी नहीं होगी, ठीक है। अब फ्रेंड हमारा एक एनसीईआरटी का जो उदाहरण है कि नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए, प्रत्येक आकृति y बराबर px जहां px एक बहुपद है का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर हमने ये ग्राफ लिख के रखे हैं इस तरीके से, देखिए ये ग्राफ आप देखिए, पहला ग्राफ देखें ये वाला। अब हमें केवल ये देखना है ये ग्राफ, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें मालूम है कि हमें तो केवल एक्स अक्ष को देखना है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। तो यहाँ पर जो रेड लाइन है ये हमारा ग्राफ है, इस तरीके से ये हमारा कर्व है। तो ये जो है एक्स अक्ष को देखिए यहाँ पर कितनी जगह पर काट रहा है, बोले सर ये तो ये एक्स अक्ष है ये वाली, और ये वाई अक्ष है, ठीक है। हमें वाई अक्ष से मतलब नहीं, केवल हमें ये देखना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बिंदु पर काट रहा है। तो देखिए ये जो हमारी रेड लाइन है, मतलब ये लाल रंग की जो रेखा है ये वाली, तो ये जो है एक्स अक्ष किस बिंदु पर कट कर रहा है, सर एक ही बिंदु पर कट रहा है, एक ही जगह काट रहा है। तो इसका मतलब है पहले ग्राफ में आपको देखकर बता दिया कि सर इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को केवल एक ही जगह पर काटता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको आंसर है ना, इसका लिखेंगे पहले का ये वाला, है ना, पहले ग्राफ में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या 1 है, सीधे कह दो सर 1 है। अब 1 क्यों है, तो इस बात का आप रीजन लिख दो, क्योंकि
ग्राफ एक्स अक्ष को कितने को, एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए हमने यहां पर ये ग्राफ को देखा और ग्राफ देख के हमने ये पहले वाले का आंसर ये दिया। देखिए पहले वाले ग्राफ को हमने देखा इस वाले को, तो ये एक्स अक्ष को केवल एक जगह पर कट कर रहा था, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या थी, केवल एक होगी, मतलब शून्य कितने होंगे, एक होंगे। अब इसी तरीके से स्टूडेंट हम अन्य को देखेंगे, ठीक है। अन्य का मतलब ये दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा ग्राफ क्या है हमारा, दूसरा ग्राफ ये है। दूसरा देखिए ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर कट रहा है, ये सर दो बिंदुओं पर कट रहा है, ये यहां पर और ये यहां पर, ये एक्स अक्ष है। तो इसका मतलब है दूसरे ग्राफ में जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, इस वाले के ये होंगे सर दो होंगे। तो बस बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना है। तो यहां पर किस तरीके से लिखोगे, दूसरे वाले के लिए शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है, दो है। शून्यकों की संख्या कितनी है, दो है। अब ये दो क्यों है, तो उसका रीजन आप खुद लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि ग्राफ जहां पर लिखा था, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, यानी दो बिंदुओं पर आप कर देना, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो इसके लिए आप यहाँ आप आगे अपने आप लिख देना, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से अब देखिए, अब हम चलते हैं तीसरे वाले ग्राफ पर, ठीक है। तीसरा ग्राफ हमारा ये है, ठीक है। अब स्टूडेंट तीसरा ग्राफ जो है यहां पर हमें दे रखा है, देखिए ये वाला, देखिए एक्स अक्ष को देखना हमें, तो ये एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष को देखो, एक तो ये बिंदु पर कट कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है और तीसरा ये कर रहा है। इसका मतलब है ये जो ग्राफ है आपका ये रेड वाला, वो एक्स अक्ष को तीन बिंदुओं पर कट कर रहा है। इसका मतलब इसके कितने बिंदु होंगे, सॉरी शून्यक होंगे, इसके शून्य कितने होंगे, तीन होंगे। तो आप कैसे लिखोगे इसके लिए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी तीसरे के लिए, शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर, तीन है। तीसरे वाले में कितनी है, तीन है, ठीक है, क्योंकि कितने बिंदुओं पर कट कर रहा था, तीन बिंदुओं पर। ऐसे देखते हैं हम कौन सा, चौथा वाला, ठीक है स्टूडेंट। ये वाला, ये ग्राफ देखें आप, ये भी देखिए, ये एक्स अक्ष को देखिए केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये देख एक तरीके से ये लाइन है, रेखा है, तो ये एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर कट कर रही है। इसका मतलब इसमें शून्य कितने होंगे, एक होंगे, तो इसको भी आप लिख लो। लेकिन बाकी रीजन आप अपने आप लिखना, क्यों, है ना। तो यहाँ पर शून्य कितने होंगे, शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है, ठीक है स्टूडेंट। शून्यकों की संख्या एक लिख दी हमने। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास अन्य ग्राफ है, ये हमने देखो नीचे यहाँ पर लिखी है। देखिए ये हमारा 5वां नंबर है और ये हमारा 6ठा नंबर है, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहां पर ये जो है, देखिए ये एक तरीके से इस एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर ये छू रहा है, मतलब ये प्रतिच्छेद कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। स्पर्श करना या प्रतिच्छेद करना स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए एक ही जगह, इसका मतलब यहाँ पर ये एक एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। तो पांचवें वाले में भी आप कैसे लिखोगे, पांचवें में शून्यकों की संख्या कितनी है, एक है ना। ऐसे ही अब देखिए ये वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर एक जगह पर ये कट कर रहा है, दूसरी जगह ये, तीसरी जगह ये, और यहाँ पर आपकी चौथी जगह पर ये। तो इसके भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी सर, 1 2 3 4 होगी। तो छठे में आप कैसे लिखोगे, बिल्कुल वैसी बात लिखोगे, है ना, जो हमने अब तक लिखी है। तो यहाँ पर 6 नंबर में भी क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या कितनी है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 जगह इसको क्या कर रहा था, ये कट कर रहा था। तो ये 1 2 3 4, ठीक है स्टूडेंट।
तो इस तरीके से इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए हम अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज है हमारी इन्हीं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, 2.1 प्रश्नावली में स्टूडेंट कुछ नहीं है, जैसे कि अपने लोगों ने उदाहरण नंबर 1 किया था, बिल्कुल वैसा ही है, कुछ भी नहीं है इसमें। और इसमें भी वही काम करना है जो अपने उदाहरण नंबर 1 में किया था। ठीक है, यहाँ पर हमको जो निर्देश दे रखा है उसने कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब आपको शून्यक निकालना है, मतलब संख्या केवल निकालनी है कितनी है। ठीक है, तो बस केवल ग्राफ को देखो और शून्यक निकालो। अब बस वही देखना है अपने लोगों को क्या कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर कट कर रहा है, अर्थात प्रतिच्छेद कर रहा है। इतनी सी बात अपने लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ये पहले ग्राफ पे आते हैं। तो पहले ग्राफ में आप खुद ही देखिए आंसर इसको दे सकते हैं। बोले सर पहला ग्राफ एक्स अक्ष को तो बिल्कुल ही कट नहीं कर रहा है, बिल्कुल ही प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब है इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। मैंने आपको नोट में लिखवाया था कि यदि कोई ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करे तो वहां पर शून्यकों की संख्या शून्य होगी, अर्थात 0 होगी, इसमें शून्यक होंगे ही नहीं। तो यहां पर कैसे लिखोगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, ठीक है, बराबर में आप क्या लिख दो 0। ठीक है, पहले ग्राफ के लिए इसका उत्तर यही हुआ है ना। शून्यकों की संख्या कितनी हुई, शून्य हुई, क्योंकि यहां पर अब ये इसका रीजन आप अपने आप लिख देना है ना, वहां पर आप लिखना क्योंकि एक्स अक्ष को यह ग्राफ किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, अर्थात शून्यकों की संख्या क्या होगी 0। ठीक है, अब ऐसे ये दूसरा वाला ग्राफ, दूसरा वाला हम देखते हैं। देखिए ये लाइन हमारी ये गई और ये एक्स अक्ष को केवल यहां कट कर रही है, एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब इसमें शून्यक कितने होंगे, यानी शून्यक जो होंगे इसमें शून्यकों की संख्या वो कितनी होगी स्टूडेंट, इसमें केवल एक होगी। अब इसका रीजन आप खुद लिख देना, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, अर्थात इसलिए शून्य कितने होंगे, एक होंगे। इसका आप रीजन अपने आप लिखो अपनी कॉपी पर। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा ऐसे ही आप देखते हैं तीसरे वाले में। तीसरे वाले में यहां पर देखते हैं, देखिए यहां पर हम केवल एक्स अक्ष को देखने, देखो 1 2 और ये 3, इसका मतलब इसमें कितने शून्यक होंगे बताओ भाई। यहाँ पर 1 2 3 अर्थात शून्यक कितने होंगे, यानी शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बराबर में कितनी, 1 2 3 लिख दो सर, 3 होंगे है ना, तो इसके शून्यकों की संख्या 3 होगी। अब देखते हैं हम चौथे वाले में। देखिए ये वाला, ये ग्राफ है, एक्स अक्ष देखिए हमारा ये है, वाई अक्ष, हमें तो एक्स अक्ष से मतलब है ये एक्स अक्ष, ये वाली लेट हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाली मतलब ये क्षैतिज लाइन है, एक्स एक्स यही एक्स अक्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए 1 2 यानी 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यानी शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। अब हम देखते हैं कौन सा, पांचवा ग्राफ। पांचवें ग्राफ में हम खुद देखकर बताएंगे कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। सर 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 मतलब शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी होगी, शून्यकों की संख्या यहां पर कितनी होगी, 4 होगी, क्योंकि 1 2 3 4 जगह पर कट कर रहा है। ऐसे ही ये देखते हैं कौन सा 6 नंबर, 1 2 3 ये एक्स अक्ष को केवल 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए 1 2 3, तो यहां पर क्या लिखोगे, शून्यकों की संख्या बराबर 3। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। यहाँ पर बस 6 पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की, केवल हमें ग्राफ को देखकर ही आंसर देना था कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी होगी, और इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अगर आपको स्टूडेंट ये वीडियो समझ में आई हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और अपने फ्रेंड को इसको शेयर करें। ठीक है, तो आपको फिर अगली एक्सरसाइज 2.1 का परिचय और हम हल कराएंगे आगे चल के एक्सरसाइज। तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।